जब उसने गुआन ताओ के शब्दों के बारे में सोचा, तो उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए और उसकी जांघ से गाल तक फैल गए। किसी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। क्या क्या आप निश्चित हैं? जियान ए ने गंभीर भाव से फिर पूछा। किसी ने नहीं सोचा था कि यह आकस्मिक नहीं था, क्योंकि गुआन ताओ ठीक से सो नहीं पाती थी या आराम नहीं कर पाती थी और समुद्र में बीमार रहती थी। जियान ए को हमेशा लगता था कि वह चक्कर आने के कारण गिर गई है। अप्रत्याशित रूप से उसने कहा कि किसी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। गुआन ताओ ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पूरा यकीन है। जब मेरे जूते के फीते खुल गए, तो मैं अपने जूते के फीते बांधने के लिए नीचे बैठ गया। रेलिंग मेरे सिर के ऊपर थी। तभी किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। मैं आगे की ओर उछला और नाव से गिर गया। हालांकि गुआन ताओ को बुखार था। उसका कथन बहुत स्पष्ट था और उसका लहजा दृढ़ था। इसके अलावा कोई ऐसी बात पर विश्वास न करने की अपेक्षा अधिक बेहतर करेगा। यदि गुआन ताओ ने जो कहा वह सच है, तो जिस व्यक्ति ने उसे झील में धकेला था वह उसे मरना चाहता था। क्या ये ली युनमेई हो सकता है? जिया क्विंगहुआन ने तुरंत अनुमान लगाया। आखिरकार ली युनमेई का एक इतिहास था। वह वही थी जिसने स्कूल में जियान ए को कृत्रिम झील में धकेल दिया था। जियान ए ने इससे इनकार किया। वह केबिन में थी। मैंने उसे देखा। जियान ए इसका पता नहीं लगा सका। गुआन ताओ आमतौर पर स्कूल में कम बोलने वाला व्यक्ति था और केवल उनके साथ ही खेलता था। अन्य छात्रों के साथ उसकी लगभग कोई बातचीत नहीं थी। किसी भी तरह के टकराव की तो बात ही छोड़ दें। कौन उसे अकारण नाव से धक्का देगा? क्या तुमने देखा वह व्यक्ति कौन था? जियान ए ने पूछा। द्वारा अद्यतन कॉम हालांकि वह जानती थी कि अगर उसने दूसरे पक्ष की उपस्थिति देखी होती, तो उसने ये कहा होता। जैसी कि उम्मीद थी। गुआन ताओ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जब मैंने संतुलन खो दिया, तो मैं 2 सेकंड के बाद झील में गिर गया। मैंने देखा तो झील का पानी था। मैं कुछ भी नहीं देख सका। जियो ए, चलो पुलिस को बुलाओ, किंगहुआन ने चिंतित होकर कहा। यह एक आपराधिक मामला माना जाता है ना? जियान ए को भी लगा कि उसे पुलिस बुलानी चाहिए। आखिरकार इस मामले की प्रकृति भयानक थी। इसके बारे में सोचकर ही उसे डर लगने लगा। क्या होगा यदि वह व्यक्ति गुआन ताओ के पीछे था? यदि यह विफल हो गया, तो क्या अगली बार ऐसा होगा? रहने भी दो, गुआन ताओ ने अचानक कठिन अभिव्यक्ति के साथ कहा। मैं अपनी वजह से हर किसी की शरद ऋतु यात्रा को बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर हम पुलिस को बुलाएंगे, तो मामला बिगड़ जाएगा और बाद की व्यवस्था में देरी होगी। गुआन ताओ ऐसे ही व्यक्ति थे। चाहे कुछ भी हो, उसने अपनी उपस्थिति कम करने की पूरी कोशिश की और उसकी वजह से दूसरों को परेशान करने को तैयार नहीं थी। हालांकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। जियान ए इसे आसानी से जाने नहीं देगा। यदि जिस व्यक्ति ने गुआन ताओ को नाव से धक्का दिया था, उसने जानबूझकर ऐसा किया था, तो इसका मतलब था कि वह व्यक्ति गुआन ताओ के पीछे था। दूसरी बार हो सकता है। ताओ जी, हमें पुलिस बुलानी होगी। मेरी बात सुनो, जियान ए ने गंभीरता से कहा। किंगहुआन ने भी सिर हिलाया। यह सही है, क्योंकि हम नहीं जानते कि तुम्हें किसने धक्का दिया। अगर हम सच्चाई की जांच के लिए पुलिस को नहीं बुलाते हैं, तो क्या होगा अगर वह फिर से तुम पर हमला करता है? वह इतनी भाग्यशाली थी कि इस बार बच निकलने में सफल रही। अगली बार क्या होगा? अपने दोस्तों की चिंताओं का सामना करते हुए गुआन ताओ ने अंततः सिर हिलाया और पुलिस को बुलाने के लिए सहमत हो गई। जिया किंगहुआन ने सन दाशेक को बताया इसके बारे में तुरंत। जब सुन दाशेक को इस बात का पता चला तो वह बेहद हैरान रह गए।
उन्होंने तुरंत लियांग काउंटी में सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो को फोन किया। पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद 1 घंटे के अंदर स्थिति को समझने के लिए पुलिस रिजॉर्ट पहुंची। क्योंकि क्रूज पर कोई निगरानी कैमरे नहीं थे, पुलिस केवल केबिन के बाहर के छात्रों से एक एक करके पूछ सकती थी कि क्या उन्हें कोई सबूत मिल सकता है। हालांकि गुआन ताओ स्टर्न पर अकेले थे। किसी ने जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए किसी ने नहीं देखा कि क्या हुआ था। अंत में, क्योंकि पुलिस को कोई सुराग या पुख्ता सबूत नहीं मिला, इसलिए वे संदिग्ध तक नहीं पहुंच सके। इसके अलावा गुआन ताओ बुखार की स्थिति में थी और अच्छी आत्माओं में नहीं थी, इसलिए पुलिस को भी आश्चर्य हुआ कि क्या वह मतिभ्रम कर रही थी, क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी। 2-3 घंटे बाद दोनों पुलिस अधिकारी बयान दर्ज कर चले गए। हालांकि ये खबर छात्रों के बीच फैल गई। कक्षा 1 की गुआन ताओ पानी में गिर गई क्योंकि किसी ने उसे रेल से धक्का दे दिया था। पुलिस खाली हाथ लौट आई, जिससे जियान ए और बाकी लोग और भी चिंतित हो गए। गुआन ताओ मुस्कुराए और दूसरों को सांत्वना दी। चिंता मत करो, ये काम नहीं किया, लेकिन हमने पुलिस को बुला लिया ताकि वह व्यक्ति डर जाए। देखो, तुम सब भौहें सिकोड़ रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ नहीं कहता। यह महसूस करते हुए कि उसने उनके लिए परेशानी खड़ी की है, गुआन ताओ ने खुद को दोषी ठहराया। जिया क्विंगहुआन ने आह भरते हुए कहा, हम सभी 15 या 16 साल के बच्चे हैं। कोई इतना काला दिल वाला क्यों है? वे लोगों को मार रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वह अपने सहपाठियों को दुष्ट लोगों के रूप में सोचना चाहती थी, लेकिन ऐसा दूसरी बार हुआ था। जियान ए एक उदाहरण था। जियान ए की अभिव्यक्ति भी अच्छी नहीं थी। चूंकि पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं था, वे केवल अधिक सावधान रह सकते थे। ताओ जी, इस अवधि के दौरान मेरे साथ रहो। तुम अकेले कहीं नहीं जा सकते, समझे? जियान ए ने ठंडे स्वर में कहा। गुआन ताओ ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। शायद इफ के बाद दवा के प्रभाव के कारण, और क्योंकि उसे पिछली रात ठीक से आराम नहीं मिला, गुआन ताओ जल्दी ही सो गई। बीच में सहपाठी उससे मिलने आए, लेकिन जिया क्विंगहुआन ने उन सभी को रोक दिया। द्वारा अद्यतन दोपहर करीब 3 बजे गुआन ताओ बेहोश होकर उठे। वह पसीने से लथपथ थी और उसका बुखार कम हो गया था। हालांकि उनका शरीर थोड़ा कमजोर था और उनके हाव भाव अच्छे नहीं थे। हालांकि बुखार उतर जाने से सभी को राहत मिली। क्या दोपहर में कोई गतिविधियां नहीं होती? गुआन ताओ बिस्तर के फ्रेम के सामने झुक गया और पूछा। जब जिया क्विंगहुआन ने ये सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आप पहले से ही बहुत बीमार हैं। हम अब भी गतिविधि में भाग लेने के मूड में कैसे होंगे? शिक्षक सुन ने हमें रुकने और आपकी देखभाल करने के लिए कहा है। जियान ए को डर था कि गुआन ताओ की कल्पना फिर से जंगली हो जाएगी, इसलिए उसने तुरंत विषय बदल दिया और पूछा, क्या आप भूखे हैं? मैं आपके लिए रेस्तरां से कुछ खाने के लिए लाती हूँ। गुआन ताओ ने अपना सिर हिलाया। मुझे भूख नहीं है, मेरे पास कोई भूखा नहीं है। भूख? फिर लेट जाओ और अधिक आराम करो। आपके स्वस्थ होने के बाद आप कल की प्रगति के बारे में जानकारी रख सकते हैं, जियान ए ने कहा। दूसरी ओर, ली जिया की परीक्षा समाप्त होने के कुछ समय बाद ही परिणाम सामने आ गए। वह गर्भवती थी। आखिरकार उसे अपना बच्चा मिल गया और वह उस झूठ को छुपा सकती थी जो उसने बुढ़िया से कहा था। ली जिया रिपोर्ट लेकर उत्साहित होकर दुकान पर लौट आई। जैसे ही वह अंदर आए, उसने इसे लगभग अस्पष्ट कर दिया। जब उसने बूढ़ी मैडम वान को काउंटर पर बैठे देखा, तो ली जिया जल्दी से रुक गई। जब बुढ़िया ने ली जिया को देखा तो वह उठ खड़ी
हुई। जिया, क्या गलत है? मैंने यूनफा से सुना कि आप सुबह सुबह अस्पताल गए थे। क्या बच्चा ठीक है? ऐसा लग रहा था कि वह ली जिया के बारे में चिंतित थी, लेकिन वास्तव में वह अपने पेट में पल रहे बच्चे को लेकर चिंतित थी। ली जिया अच्छे मूड में थी, इसलिए उसने उससे बहस नहीं की। इसके अलावा वह अच्छी तरह जानती थी कि बुढ़िया किस तरह की इंसान थी। माँ, चिंता मत करो, बच्चा ठीक है। मैं बस अस्वस्थ महसूस कर रहा था और चेकअप के लिए गया, ली जिया ने धीरे से कहा। जब बुढ़िया ने ये सुना तो उसे राहत महसूस हुई और वह परेशान होती रही। अब आप गर्भवती हैं, आपको हर चीज को लेकर सावधान रहना होगा। यदि आपको सिरदर्द या बुखार है, तो आपको माँ को बताना होगा। माँ अनुभवी हैं और जानती हैं कि क्या करना है। ली जिया मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसने स्टॉल के चारों ओर देखा। यूनफा कहाँ है? वह पका हुआ खाना खरीदने के लिए सामने गया था, बुढ़िया ने कहा। वह पलटी और फ्लाई स्वेटर से मक्खियों पर थप्पड़ मारा। उसने बुदबुदाया, ये पहले से ही शरद ऋतु है। वहाँ इतनी सारी मक्खियाँ क्यों हैं? ली जिया ने तुरंत स्टॉल छोड़ दिया और चौराहे पर पके हुए भोजन स्टॉल की ओर चल दिए। संयोगवश उसने वांग यूनफा को आधे रास्ते में रोक दिया। जब वांग यूनफा को पता चला कि ली जिया गर्भवती है, तो वह इतना खुश हुआ कि वह लगभग आसमान में उछल पड़ा। चुप रहो, नहीं तो माँ तुम्हारी सुन लेगी। ली जिया ने सावधानी से पीछे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी। वांग यूनफा की छोटी छोटी आंखें चमक उठीं और वह मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसने लगा। पत्नी, आखिरकार हमें एक बच्चा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। अपने आप को देखो। ली जिया भी खुश थी। उसकी शादी देर से हुई थी और वह जल्दी बच्चे को जन्म देना चाहती थी। उसे डर था कि बड़ी होने पर उसे उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था का सामना करना पड़ेगा। सौभाग्य से स्वर्ग की आंखें थीं। इसके अलावा उसने और वांग यूनफा ने वास्तव में इसमें प्रयास किया था। आखिरकार वह गर्भवती थी। रात्रि में जी निवास पर जी हाओयू अक्सर हाल ही में रात्रिभोज के लिए पुराने मास्टर जी के साथ जी परिवार में लौट आए। खाने की मेज पर बूढ़े मास्टर जी हॉक्स्यू के लिए झींगा मछलियों की एक पूरी प्लेट लेकर आए। यहाँ हमारे हॉक्स्यू ने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत की है और सैन्य प्रशिक्षण के उल्लेख पर जी हॉक्स्यू के सिर पर चोट लगी। यदि उसे पता होता कि स्कूल शुरू होने पर सैन्य प्रशिक्षण होगा, तो वह स्कूल में प्रवेश करने से पहले सैन्य प्रशिक्षण समाप्त होने तक इंतजार करती। वैसे भी उस दौरान कोई पाठ नहीं होता था। वर्ष 2 में होना अभी भी बेहतर था। स्कूल शुरू होते ही वे शरद ऋतु की यात्रा पर चले गए। कितना ईर्ष्यालु, धीरे से आह भरते हुए जी हॉक्स्यू ने कहा। दादाजी, सैन्य प्रशिक्षण बहुत थका देने वाला था। मेरे शरीर में दर्द है। ये केवल पहला दिन है, लेकिन आप इसे और नहीं सह सकते? बूढ़े मास्टर जी मुस्कुराए। लड़कियों को भी व्यायाम करना पड़ता है। अपने भाई को देखो, उसका शरीर अद्भुत है। द्वारा अद्यतन कॉम। जब जी हाओयू ने ये सुना, तो वह जी हाओसू को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसने जवाब में अपनी आंखें घुमा लीं। जाहिर है, जी हाओसू के मन में अभी भी जी हाओयू के प्रति शिकायत थी कि उसने बहन जियो ए के साथ डेट पर जाने के लिए उसे छोड़ दिया था। हालांकि भाई यू के साथ उसकी एक छोटी सी स्वयं घोषित डेट भी थी, लेकिन वे दो अलग चीजें थीं। यदि भाई यू उस दिन स्कूल नहीं गया, तो क्या उसे स्कूल के गेट पर हवा सूखने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? क्या ऐसा कोई भाई था? उसे अपनी बहन को स्कूल से लाना था, लेकिन उसने एक सुंदरी का अपहरण कर लिया और उसे पीछे छोड़ दिया। क्या आपका झगड़ा हुआ?
बूढ़े मास्टर जी ने ये देखा और मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों से पूछा। जी हाओयू मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। जी हॉक्सू ने भी ठहाका लगाया और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इससे बूढ़े मास्टर जी को और भी अधिक खुशी महसूस हुई। वह हंसे बिना नहीं रह सका। तुम पहले से ही कितने साल के हो? आप अब भी वैसे ही हैं जैसे आप बचपन में थे। रात के खाने के बाद जी हाओयू जी हॉक्सू के पीछे पीछे ऊपर की मंजिल पर गए। जब वे कमरे में लौटे, जी हॉक्सू बिस्तर पर झपटे और शांति से कहा, मैं आराम करने जा रहा हूँ। अपनी मदद स्वयं करें। जी हाओयू ने काले रंग का कैजुअल सूट पहना हुआ था। उसने राजकुमारी की कुर्सी खींची और जी हॉक्सू के बिस्तर के पास बैठ गया। उसे थोड़ा देखते हुए, क्या? जी हॉक्सू ने अप्रसन्नता से उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझसे नाराज हो? जी हाओयू मुस्कुराए। क्रोध मत करो, मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा और स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए ले जाऊंगा। जब जी हाओसू ने ये सुना, तो उसने जी हाओयू को संदेह से देखा और कहा, सक, मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई गलत मकसद है ना? तुमने कहा था कि तुम मुझे लेने जा रहे हो। शायद आप फिर से सिस्टर जियो ए की तलाश करना चाहते थे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जी हॉक्सू हंसने लगी। हालांकि तुम जाकर भी उसे नहीं देख पाओगे। एर्जोंग के वर्ष 2 के छात्र शरद ऋतु की यात्रा पर गए हैं। जी हाओयू ने जब ये सुना तो वह दंग रह गए। शरद ऋतु यात्रा? कहाँ? उद्धरण चिन्ह लियांग झील। मैंने इसे एक सहपाठी से सुना, जी हॉक्सू ने लापरवाही से कहा। जी होयू ने समझ में सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई और यह अज्ञात था कि वह क्या सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वह खड़ा हुआ और बाहर चला गया। जी हॉक्सू ने तुरंत पीछे से पुकारा, भाई, क्या आप कल स्कूल के बाद मुझे लेने जा रहे हैं? जी हाओयू, नहीं। जी हॉक्सू, वह ये जानती थी। भयानक भाई। एक रात के आराम और समायोजन के बाद जब गुआन ताओ अगले दिन उठी तो उसे आराम महसूस हुआ। उसका बुखार कम हो गया था और अब उसे सर्दी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह ठीक हो गई है। जियान ए को डर था कि वह नाटक कर रही है, इसलिए वह अपना माथा छूने के लिए आगे बढ़ी। अब गर्मी नहीं थी। मैं ठीक हूँ। मैं कल की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जावान हूँ और कल रात मुझे अच्छी नींद आई, गुआन ताओ ने तुरंत कहा। जियान ए ने असहाय होकर सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, कल रात तुम्हें अच्छी नींद कैसे आए? आप बस बेहोश थे और बुखार से पीड़ित थे। आप नींद में भी बात कर रहे थे। सौभाग्य से उसका बुखार कम हो गया। नाश्ते के बाद हर कोई अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। लियांग झील की 2 दिवसीय यात्रा समाप्त हो गई। अगले 2 दिनों में हर कोई शिविर के लिए लियांग पर्वत पर जाएगा। जब वे इकट्ठा होने के लिए नीचे गए, तो कक्षा 1 के कई छात्र गुआन ताओ की स्थिति के बारे में पूछने के लिए आगे आए। द्वारा अद्यतन कौम अतीत में ये लोग गुआन ताओ से बहुत कम बात करते थे। शायद पहले दिन बारबेक्यू कार्यक्रम के कारण गुआन ताओ कई लोगों से परिचित हो गए। गाओ यांग भीड़ के पीछे खड़ा हो गया और गुआन ताओ को देखा, जो घिरा हुआ था। उसकी आंखें चश्मे के पीछे टिमटिमा रही थीं। उसने देखा कि उसका चेहरा लाल था और वह ऊर्जावान थी। वह ठीक लग रही थी। यदि आप वास्तव में चिंतित हैं, तो ऊपर जाएं और अपनी चिंता व्यक्त करें। यान तियान ने उसे पक्ष में प्रोत्साहित किया। गाओ यांग ने अपना चश्मा ठीक किया और उसे चलने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन वह अपने पैर नहीं हिला सका जब तक सभी लोग बस में नहीं चढ़ गए। गाओ यांग ने कोई चिंता नहीं दिखाई। यह उसकी गलती नहीं थी। वह उन आदतों का आदी था जो उसने बचपन से ही विकसित कर ली थीं। वह मूलतः हर चीज के प्रति उदासीन था।
अब जब कोई व्यक्ति जो उसके दिल को प्रभावित कर सकता था वह अचानक प्रकट हो गया था। गाओ यांग की सहज प्रतिक्रिया उसके दिल की बात मानने की नहीं बल्कि विरोध करने की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद पर से नियंत्रण खो दिया हो। लियांग झील के दर्शनीय क्षेत्र को छोड़ने के बाद बस पश्चिम की ओर चली गई। लगभग 40 मिनट के बाद सभी लोग लियांग पर्वत की तलहटी में पहुंचे। लियांग पर्वत को ढालू नहीं माना जाता था। जब कोई ऊपर देखता तो उसे लाल रंग का एक बड़ा धब्बा दिखाई देता। इस मौसम में लाल पत्ते खिलेंगे। लियांग पर्वत भी एक प्रसिद्ध कैंपिंग ग्राउंड था। पेशेवर आउटडोर उत्साही अक्सर पहाड़ पर डेरा डालने जाते थे और खगोलीय उत्साही भी थे जो पहाड़ की चोटी पर चंद्रमा को देखना पसंद करते थे। एक अपेक्षाकृत विशाल रास्ता घुमावदार था। सभी लोग अपना अपना बैग उठाकर शिक्षकों के मार्गदर्शन में पहाड़ की चोटी पर चल दिए। गुआन ताओ ने जियान और किंगहुआन का अनुसरण किया और महसूस किया कि उसके कंधे हल्के हो गए हैं। किसी ने उसकी पीठ पर रखा स्कूल बैग छीन लिया था। वह मुड़ी और देखा कि गाओ यांग भावहीन होकर अपना बैग गले लगा रही है। उन्होंने शांति से कहा, आप अभी अभी ठीक हुए हैं, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। गुआन ताओ मना करना चाहती थी, लेकिन उसने उसकी बातें निगल लीं। धन्यवाद। गाओ यांग थोड़ा असहज दिखे और उन्होंने केवल धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने वह प्रश्न पूछा जो वह आज पूछना चाहता था, क्या तुम सचमुच ठीक हो? गुआन ताओ ने धीरे से गुनगुनाया और अपना सिर नीचे कर लिया। मैं ठीक हूँ, मुझे सभी को चिंतित करने के लिए खेद है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गुआन ताओ ने धीरे से अपना सिर उठाया और गाओ यांग की ओर देखा। उसके होठों पर एक उज्ज्वल मुस्कान उभर आई। मैंने सुना है कि आपने मुझे बचा लिया। धन्यवाद। जब गाओ यांग ने ये सुना तो उसने तुरंत कहा, एक लाइफगार्ड ने तुम्हें बचाया, मैंने केवल मदद की। गुआन ताओ फिर भी मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद। गाओ यांग ने अपनी आंखें नीची कीं और कहा, आपका स्वागत है। प्रारंभ में सभी लोग एक साथ पहाड़ की चोटी की ओर चले, लेकिन कुछ अन्य वर्ग पहले ही पहाड़ के आधे रास्ते में दिशा बदल चुके थे। पेशेवर शिविरार्थी उन्हें उनकी मूल योजना के अनुरूप ले आए। शिविर स्थल हालांकि पहाड़ की चोटी चौड़ी थी। 500 से अधिक लोगों की एक बड़ी टीम के लिए एक ही समय में तंबू लगाना और शिविर लगाना असंभव था। इसलिए हालांकि प्रत्येक वर्ग के लिए शिविर स्थल लियांग पर्वत पर था, लेकिन सटीक स्थान अलग था। जैसे ही वे पहाड़ की चोटी के पास पहुंचे, कक्षा 1 ने बाईं ओर चलना शुरू कर दिया। जिया किंगहुआन चला गया और चिंतित होकर बोला, क्या आपको लगता है कि वहां सांप होंगे? जियान ए ने हंसते हुए कहा, बेशक, पहाड़ पर सांप हैं, है ना? विशेषकर इस दिन और युग में प्रकृति की सुरक्षा अभी भी बरकरार मानी जाती थी। पृथ्वी पर विभिन्न संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं हुआ है। विशेषकर चीन में हर जगह हरे भरे पहाड़ और नदियां देखी जा सकती थीं, और प्राकृतिक रूप से पक्षी और जानवर थे। वे चीन के उत्तर में प्रकृति अभयारण्य में सब कुछ देख सकते थे। हालांकि लियांग पर्वत को प्रकृति आरक्षित नहीं माना गया था। वहां बाघ, भालू या कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सांप जरूर थे। जियान ए की बातें सुनकर जिया क्विंगहुआन ने तुरंत डर के मारे अपनी बाहें रगड़ लीं। वह मोलस्क से सबसे ज्यादा डरती थी। जब वह सुपरमार्केट गई तो उसने कीट प्रतिरोधी स्प्रे खरीदा। निर्देशों में ये भी कहा गया कि यह सांपों, कीड़ों, चूहों और चींटियों के खिलाफ प्रभावी था। वह अभी नहीं जानती थी कि क्या ये वास्तव में प्रभावी था। जल्द ही क्लास 1 एक बहुत ही सपाट और विशाल कैंपसाइट पर पहुंच गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान अन्य
बाहरी उत्साही लोगों द्वारा विकसित किया गया था। पूरे खाली स्थान में कोई पौधे नहीं थे, जिससे पहाड़ की चोटी पर जंगल में ये जगह बहुत ही खराब लग रही थी। खाली जगह के बीच में कुछ बड़े बक्से थे, उन्हें टेंट और स्लीपिंग बैग से भरा जाना चाहिए। सुन दाशे कैंपिंग में पेशेवर नहीं थे, इसलिए अग्रणी पेशेवर ने सभी को संगठित किया। छात्र पहले होटल आवास व्यवस्था के आधार पर, बाद में मुझसे टेंट और स्लीपिंग बैग लेने के लिए प्रत्येक कमरे से किसी को भेजते हैं। सभी को निर्देशों के अनुसार तंबू बनाना होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। द्वारा अद्यतन कॉम। जब जिया किंगहुआन ने ये सुना, तो उसने जियान ऐसे कहा, गुआन ताओ को देखो और उसे इधर उधर भागने मत दो, मैं तंबू लेने जाऊंगी। छात्र आगे बढ़कर लाइन में लग गए। तंबू मुड़ा हुआ था और बड़ा नहीं लग रहा था। फिर उनमें से प्रत्येक को स्लीपिंग बैग मिले। शिक्षक, क्या हम तंबू बनाने के लिए यादृच्छिक रूप से जगह चुनते हैं? एक छात्र ने पूछा। जब सुन दाशेग ने ये सुना, तो उन्होंने कहा, मेरा सुझाव है कि हर कोई खाली जगह के चारों ओर चक्कर लगाए और बीच में रेत को घेर ले। सभी लोग जगह चुनने में लग गए। जियान ने, किंगहुआन, गुआन ताओ और बाकी लोगों ने सबसे पहले टेंट की पैकेजिंग हटाई और अंदर दिए गए निर्देशों को बाहर निकाला। इसे देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह तंबू कोई असेंबल किया हुआ तंबू नहीं, बल्कि एक फोल्डेबल तंबू है। प्लास्टिक आवरण की आखिरी परत को फाड़ने के बाद, जियान ए ने जिया क्विंगहुआन से कहा, किंगहुआन, इन दोनों पैरों को पकड़ो, मैं 1, 2, 3 चिल्लाऊंगा, आइए एक साथ जोर से खींचें। जिया क्विंगहुआन ने सिर हिलाया। 1, 2, 3। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियान ए और जिया किंगहुआन ने ताकत लगा दी। प्रत्येक एक धमाके के साथ, वह तंबू जो एक सपाट सतह पर मुड़ा हुआ था, तुरंत उछल गया जैसे कि उसमें हवा भर दी गई हो। क्षेत्र इतना बड़ा था कि यह सीधे जिया क्विंगहुआन के चेहरे पर लगा, जिससे वह जमीन पर बैठने से पहले कुछ कदम पीछे हट गई। ये देखकर गुआन ताओ तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। किंगहुआन, क्या तुम ठीक हो? जिया क्विंगहुआन ने सदमे में अपना सिर हिलाया। वह खड़ी हुई और अपने नितंबों को थपथपाया। इससे मुझे डर लगता है। आवाज ने दूसरों का ध्यान खींचा। सभी ने ऊपर देखा और देखा कि जियान ए का तंबू पहले से ही खड़ा था। पैकेजिंग में 4-10 सेंटीमीटर लंबी कीलें थीं, और उन्होंने उसे तंबू के चारों कोनों पर भूमि पर स्थापित किया। जियान ने, तुमने ये कैसे किया? हमें सिखाओ। एक सहपाठी आश्चर्यचकित भाव से आगे की ओर झुका। ये देखकर जियान ए पास आया और उन्हें समझाया। जब बाकी लोगों ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया। एक महत्वहीन मामले ने जियान ए को फिर से सभी का ध्यान केंद्रित कर दिया। ज्यादा दूर नहीं, जियान यी ने ये सब देखा और उसका दिल धीरे धीरे असंतुलित हो गया। जियान ए कल रिले रेस के बाद से ही सुर्खियों में थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि हर कोई उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तब भी जब वे कैंपस साइट पर थे, जियान ए के बारे में इतना अच्छा क्या था? जियान यी ने अपने दांत पीस लिए और अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना भूल गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यी, क्या आप मैनुअल समझते हैं? हम जियान ए से भी क्यों नहीं पूछते? शीजी ने अचानक पूछा। जियान यी हैरान रह गई और जल्दी ही उसे होश आ गया। वह मुस्कुराई और बोली, मैं इसे दोबारा पढ़ूंगी। आप उससे क्यों नहीं पूछते? उसे जियान ए से भीख मांगने के लिए कहें। मजाक करना बंद करो। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसने मैनुअल पढ़ने का नाटक किया। ये देखकर शीजी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जल्दी से जियान ए की तलाश में भीड़ के पास चली गईं। आपकी कक्षा के छात्र काफी होशियार हैं।
जो लोग पहली बार ऐसे तंबू के संपर्क में आते हैं उनके लिए मुख्य बिंदु ढूंढना मुश्किल होता है। मैनुअल में स्पष्टीकरण फैंसी है, लेकिन यह वास्तव में बहुत सरल है। नेता सुन दाशेग के पास गए और मुस्कुराते हुए कहा। सुन दाशेग ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, हमारी कक्षा शीर्ष श्रेणी है। ये बच्चे प्रथम वर्ष की परीक्षा में शीर्ष 50 में हैं। वे बहुत होशियार हैं। द्वारा अद्यतन कॉम, कोई आश्चर्य नहीं। नेता ने सहमति में सिर हिलाया। टेंट बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये भी पहली बार था जब छात्र तंबू में रहे, और यह भी पहली बार था जब वे शिविर में गए। अनिवार्य रूप से उन्हें यह नया लगा। छात्रों, एक क्षण के लिए आओ। इस समय नेता ने सभी को फिर से बुलाया। सभी ने तुरंत अपने हाथ में जो कुछ था उसे नीचे रख दिया और उसे घेर लिया। जब वे करीब आए तो उन्हें एहसास हुआ कि नेता के बगल में 2 बड़े इम्पैक्ट बक्से थे। हर कोई यह अनुमान लगाए बिना नहीं रह सका कि अंदर क्या था। सभी की उत्सुक निगाहों को देखकर नेता रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और कहा, सभी ने देखा कि मेरे बगल में 2 बड़े बक्से हैं। मेरा मानना है कि हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि अंदर क्या है। अगला, यह एक चमत्कार देखने का समय है। नेता ने एक छोटा सा निकाला, उसकी कमर पर टूल पॉकेट से खंजर निकाला और कार्डबोर्ड बॉक्स के शीर्ष को काट दिया। बक्से का ऊपरी हिस्सा खोलकर नेता ने 1 मीटर चौड़ा लोहे का बर्तन निकाला। सबकी आंखें फैल गईं। क्या बकवास है! इनमें से कुछ बच्चों ने ऐसे बर्तन कभी नहीं देखे थे जो ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल किए जाते थे। एक बड़ा लोहे का बर्तन बहुत सारी चीजें पका सकता है ना? नेता मुस्कुराए। हालांकि छात्र सदमे में जमीन पर खड़े रहे। क्या चल रहा था? क्या वे कुलीन स्कूलों के छात्रों को जंगल में खाना पकाने देने की योजना बना रहे थे? जल्द ही इस विचार की पुष्टि हो गई, क्योंकि अगले ही सेकंड में नेता ने लियांग नूडल्स का एक पूरा डिब्बा निकाल लिया। छात्रों की भयभीत प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए नेता ने कहना जारी रखा, ओह, लियांग नूडल्स, यह अच्छी चीज है। ये हमारे लियांग काउंटी की विशेषता है और यह बहुत स्वादिष्ट है। फिर ब्रेड के आटे का एक बैग, सोया सॉस की एक बोतल और नमक का एक बैग, 2 प्लास्टिक बेसिन और 2 लाइटर। जैसे जैसे बक्से में सामान कम होता गया, छात्र और अधिक हताश हो गए। अंत में नेता ने एक लाल अग्निशामक यंत्र निकाला। खत्म हो गया। उनकी शरद यात्रा कहाँ थी? क्या ये शरद ऋतु की यात्रा थी या उत्तरजीविता खेल? उन्हें कम से कम कुछ सब्जियां तो देनी चाहिए। वहां केवल नूडल्स और आटा थे। ये पहला बक्सा था। छात्रों ने आखिरी बंद बक्से को देखकर अपनी आशाएं व्यक्त कीं। उन्हें उम्मीद थी कि अंदर मांस और सब्जियां होंगी। फिर नेता ने दूसरा डिब्बा खोला और बिना कुछ निकाले कहा, ये सब पीने का पानी है। अगले 2 दिनों के लिए सभी का भोजन और पानी यहाँ है। हर कोई। वे घर जाना चाहते थे। उन्हें अचानक लगा कि शरद ऋतु की यात्रा केवल 2 दिनों में समाप्त हो जानी चाहिए। यह उत्तम होता। बाद की परियोजनाएं अनावश्यक थीं। शिक्षक, वहाँ कटोरे और चॉपस्टिक भी नहीं हैं। क्या हम उन्हें तैयार होने के बाद अपने हाथों से खाएंगे? एक छात्र को खामी का एहसास हुआ और उसने विरोध करने के लिए तुरंत अपना हाथ उठाया। अंत में नेता ने उदासीनता से केवल इतना कहा, हर कोई सोच सकता है कि कैसे खाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करें। इस वास्तविकता ने तंबू में रहने और शिविर लगाने के उत्साह को बेरहमी से खत्म कर दिया। छात्र उदास भावों के साथ अपने तंबू में लौट आए। द्वारा अद्यतन कॉम, उबले पानी के बिना इंस्टेंट नूडल्स खाने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा कई लोग इंस्टेंट नूडल्स नहीं लाए। कुछ लड़के ज्यादा
नाश्ता भी नहीं लाए। उनमें से कुछ ने 2 दिन पहले ही सब कुछ खा लिया था। इन बच्चों के लिए जंगल में ऐसा काम करना निस्संदेह उन्हें भूखा मरने पर मजबूर कर देगा। नूडल्स पकाने का तो जिक्र ही नहीं, आग लगाना भी आसान नहीं था। हम इसे कैसे करते हैं? जिया क्विंगहुआन ने चिंतित भाव से उनकी ओर देखा। लिन यी ने उस जगह पर ढेर की गई चीजों को देखा और हैरान रह गई। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। आप इसे बहुत आसान बताते हैं। हमें क्या करना चाहिए? अगर मैं तुम्हें एक बर्तन देता हूँ, तो तुम्हें एक स्टोव बनाना होगा। कौन जानता है कि यह कैसे करना है? यान तियान ने अधीरता से कहा। मैं करता हूँ। एक क्षीण आवाज आई। सबने देखा। ये गुआन ताओ था। गुआन ताओ ने शर्मिंदगी में अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने पहले अपने पिता को आंगन में चूल्हा बनाते देखा था। मुझे यह अब भी याद है, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह सफल होगा या नहीं। हम कोशिश क्यों नहीं करते? गाओ यांग ने अचानक कहा। कोई रास्ता नहीं? जिया क्विंगहुआन को ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली थी। क्या आप सचमुच ऐसा करने जा रहे हैं? कोई अन्य रास्ता नहीं है। जियान ए ने ये भी कहा। कुछ छात्र खाने के लिए कुछ भी नहीं लाए। हमारा नाश्ता 2 दिनों तक खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम भूखे नहीं रह सकते। तब ये तय हो गया है, लिन यी ने कहा। फिर उसने गुआन ताओ की ओर देखा और पूछा, पीच, तुम्हें क्या चाहिए? हमें बताओ, हम इसकी तलाश करेंगे। गुआन ताओ ने अपने होंठ भींचे और अचानक कुछ सोचा। हमें स्टोव नहीं बनाना है। हम बस जमीन पर एक चूल्हे का गड्ढा खोद सकते हैं। जब तक हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हवा प्रवेश कर सकती है, यह आग को प्रज्वलित कर सकती है। यह विधि उपयुक्त है। ये बहुत परेशानी से बचाता है। यान तियान की आंखें चमक उठीं। पीच, तुम बहुत स्मार्ट हो। गुआन ताओ मुस्कुराए। फिर अधिक सूखी लकड़ी ढूंढें और चूल्हे का गड्ढा खोदने में हमारी मदद करने के लिए 2 लड़कों को बुलाएं। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था। लिन यी मदद के लिए कुछ सहपाठियों को ढूंढने गया, जिनके साथ उसके आमतौर पर अच्छे संबंध थे। गुआन ताओ ने लोहे का बड़ा बर्तन पकड़ा और जमीन की ओर इशारा किया। फिर उसने लकड़ी की छड़ी से एक वृत्त बनाया और वृत्त के बाहर एक आयत बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टेबल टेनिस रैकेट खींचा गया हो। आयत वेंटिलेशन क्षेत्र था जहां जलाओ लकड़ी जोड़ी जाएगी। गुआन ताओ ने लड़कों से कहा, जमीन पर थोड़ा पानी डालो ताकि तुम बेहतर खुदाई कर सको। लड़कों ने सिर हिलाया और अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली। कोई कैंची ले आया, कोई खंजर ले आया। इन सभी का उपयोग चूल्हे का गड्ढा खोदने के लिए किया जाता था। सौभाग्य से इस स्थान पर रेत थी। पानी डालने के बाद मिट्टी नरम हो गई, इसलिए खुदाई करने में दिक्कत नहीं हुई। दूसरों ने उत्सुकतावश उन्हें घेर लिया। जब उन्होंने सुना कि वे चूल्हे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, तो वे आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सके। गुआन ताओ, तुम सब कुछ क्यों जानते हो? एक लड़की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। गुआन ताओ केवल मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। गरीबों के बच्चों को जल्दी कार्यभार संभालना होता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ जीवन कौशल सीखने पड़ते थे। वह ये बातें जानना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जब वह छोटी थीं तब से ही उनकी मां ने उन पर खाना पकाने और कपड़े बनाने का प्रभाव डाला था। अब वह घर पर रात का खाना बनाने वाली थी क्योंकि उसके माता पिता बहुत देर से काम से छूटते थे। गुआन ताओ, क्या आपको लगता है कि यह गहराई ठीक है? काफी देर तक खुदाई करने के बाद लड़कों को पसीना आ गया। उन्होंने गुआन ताओ की ओर देखा और पूछा, गुआन,
ताओ आगे बढ़े और लोहे का बर्तन उस पर रख दिया। फिर वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और आयताकार वेंटिलेशन छेद के माध्यम से शेष स्थान में देखने लगी। यह बिल्कुल सही था। हाँ, गुआन ताओ ने सिर हिलाया। जल्द ही लिन यी और बाकी लोग शाखाओं का एक बंडल लेकर वापस भाग गए। द्वारा अद्यतन कौम ये देखकर जिया क्विंगहुआन जल्दी से उनके पास गया और पूछा, क्या आपने सांप देखा? जब यान तियान ने ये सुना तो उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अपने आप को मत डराओ, उस चीज का सामना करना इतना आसान नहीं है। गुआन ताओ के लिए आग जलाना स्वाभाविक रूप से आसान था। साउथ सिटी में उसके घर में गुआन ताओ का परिवार हमेशा रहता था। मिट्टी के चूल्हे का उपयोग किया जाता था जिसमें आग जलाने के लिए जलाओ लकड़ी की आवश्यकता होती थी। सबसे पहले उन्होंने स्टोव के गड्ढे में कुछ आसानी से जलने वाली सूखी लकड़ी रखी। गुआन ताओ ने तंबू को स्टोव करने के लिए इस्तेमाल किए गए बेकार कागज को आग स्टार्टर के रूप में इस्तेमाल किया। सौभाग्य से आपूर्ति में 2 लाइटर थे, अन्यथा उन्हें आदिम काल में वापस जाना होगा और आग के लिए लकड़ी का उपयोग करना होगा। गाढ़े धुएं की लहर धीरे धीरे बाहर निकल गई। ये देखकर गुआन ताओ ने जल्दी से कागज का एक टुकड़ा उठाया और उसे स्टोव पिट पर पंखा कर दिया। कुछ ही देर बाद एक अजीब सी आवाज आई। आग की एक जीभ अचानक गड्ढे से बाहर निकली और उसने तुरंत जलाओ लकड़ी को जला दिया। समझ गया, अरे वह बहुत शक्तिशाली है। सभी लोग चिल्ला उठे। उनकी आंखों में गुआन ताओ चमक रहा था। जियान ए ने भी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। हालांकि पीच कम महत्वपूर्ण और विनम्र थी, लेकिन उसके पास कई छिपे हुए कौशल थे। वे दोनों बच्चे थे जो साउथ सिटी में पले बड़े थे। चूंकि उसकी माँ और भाई ने जियान ए को बिगाड़ दिया था, इसलिए उसने ये बातें नहीं सीखीं। लगभग दोपहर हो गई थी। गुआन ताओ ने मुट्ठी भर जलाओ लकड़ी डाली और उसके ऊपर लोहे का बर्तन रख दिया। उसने डिब्बे से पीने का पानी निकाला और बर्तन में डाल दिया। ये देखकर जियान ए ने तुरंत कहा, हर कोई, अगर आपके पास इंस्टेंट नूडल्स हैं तो उन्हें निकाल लें। इसे नूडल्स के साथ पकाना अधिक स्वादिष्ट है, क्योंकि सोया सॉस और नमक के अलावा हमारे पास कोई अन्य मसाला नहीं है। मेरे पास वे हैं। मैं भी, मेरे पास भी कुछ हैं। और कुछ हैम सॉसेज भी। इस समय छात्रों को अचानक सामूहिक सम्मान की भावना महसूस हुई। वे उदारतापूर्वक घूमे और भोजन का ढेर वापस ले गए। वहाँ इंस्टेंट नूडल्स, हैम, मसालेदार सब्जियाँ, ब्रेज्ड अंडे इत्यादि थे। गुआन ताओ, इंस्टेंट नूडल्स का कटोरा मेरे लिए छोड़ दो। मैं इसे कटोरे के रूप में उपयोग करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जिया किंगहुआन ने अचानक कहा। छात्रों ने भी प्रतिक्रिया दी। उनके पास कटोरे और चॉपस्टिक नहीं थे। चॉपस्टिक अभी भी ठीक थीं। वे 2 शाखाएं ढूंढ सकते थे और चाकू से त्वचा काट सकते थे। वे कटोरे के बिना कैसे खा सकते थे? वे इसे बर्तन से नहीं खा सकते थे, है ना? जियान ए की नज़र खाली पानी की बोतल पर पड़ी। अचानक उसे एक विचार आया। सब लोग, पानी की बोतल को बीच से काट दो, ये 2 कटोरे बन जाएगी। हर कोई चौंक गया और जियान ए को सम्मान की दृष्टि से देखा। वह कैसा विचार था? ऐसा विचार सोचने में वह कितनी चतुर थी। यहाँ तक कि सुन दाशेग और नेता भी यह सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, इन बच्चों के पास बहुत सारे विचार हैं। लगभग सभी लोग पे लेकर आए, चाहे प्लास्टिक की बोतलें हों या डिब्बे। उन्हें काटकर खोलने पर कटोरे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें बस इस बात का ध्यान रखना था कि उनके मुंह को चोट न पहुंचे। गुआन ताओ ने नूडल्स खुद पकाया। उसने लियांग नूडल्स के साथ इंस्टेंट
नूडल्स के कुछ बैग मिलाए और बर्तन के किनारे कुछ हैम सॉसेज काट दिए। फिर उसने स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ी सी सोया सॉस का इस्तेमाल किया। नमकीनपन ने स्वाद बढ़ा दिया। इंस्टेंट नूडल्स के साथ आए मसाला बैग के साथ एक आकर्षक खुशबू तुरंत नूडल्स के बर्तन से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वे खा सके। गुआन ताओ ने 2 धुली हुई शाखाओं का उपयोग किया, चीनी काटा। जैसे ही उसने सभी को खाना परोसा, उसने कहा, सबको, कोई जल्दी नहीं है। अगर पर्याप्त नहीं है तो मैं बाद में दूसरा बर्तन बनाऊंगी। नूडल्स का पहला बर्तन तेजी से खत्म हो गया। तो गुआन ताओ ने बर्तन में पानी डाला और दूसरे बर्तन को पकाने के लिए तैयार किया। ये छात्र आमतौर पर स्वादिष्ट भोजन खाने के आदी थे, लेकिन वे हाथों में नूडल्स का कटोरा लेकर असाधारण रूप से अच्छा खा रहे थे। ये देखकर गुआन ताओ मुस्कुराती रही, मानो दूसरों को अपनी वजह से संतुष्ट होते देखना ही उसकी सबसे बड़ी संतुष्टि हो। ये तुम खा क्यों नहीं रहे हो? ली युनमेई नूडल्स के साथ तंबू में लौट आई, लेकिन जियान यी को अकेले चॉकलेट खाते देखा। जब जियान यी ने ये सुना तो वह खुद को तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाने से नहीं रोक सकी। हालांकि उसने जानबूझकर अपनी आवाज कम की और कहा, तुमने इसे खाने की हिम्मत की? ये बहुत गंदा है। जंगल में पके हुए नूडल्स में कितनी धूल बची होगी। ऐसे लोग भी हैं जो पेड़ की शाखाओं को चॉपस्टिक के रूप में उपयोग करते हैं। क्या वे कीटाणुओं से डरते नहीं हैं? द्वारा अद्यतन। ली युनमेई को कोई आपत्ति नहीं थी। इस समय कुछ खाने को मिल जाना ही काफी था। इसके अलावा गुआन ताओ द्वारा पकाए गए नूडल्स वास्तव में स्वादिष्ट थे। सभी लोग मजे से खाना खा रहे थे। हालांकि जियान यी के अनजाने उपहास ने ली युनमेई के लिए इसे खाना मुश्किल बना दिया। ऐसा लग रहा था कि जियान यी ली युनमेई को अपने साथ खड़ा करने के लिए कृतसंकल्प थी। उसने तुरंत कहा, जियो मेई, खाना बंद करो और मेरी बात सुनो। अगर इसे खाने से तुम्हें पेट में दर्द हो तो क्या होगा? ली युनमेई, उसके हाथ में नूडल्स देखकर वह वास्तव में उन्हें खाना चाहती थी। इसके बारे में सोचने के बाद भी उसे लगा कि उसे खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये मैंने उन्हें पहले ही निकाल लिया है। उन्हें न खाना बर्बादी है। मैं ये कटोरा खाऊंगा। जियान यी के कुछ भी कहने का इंतजार किए बिना ली युनमेई ने अपना सिर नीचे किया और खाना शुरू कर दिया। जब जियान यी ने वह आवाज सुनी तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन निगल गई। थोड़ी देर के बाद जियान यी गुस्से से पलटी और मन ही मन सोचा, बेकार बात है। भविष्य में एक बड़ी स्टार के रूप में वह निश्चित रूप से ऐसे मोटे अनाज वाले भोजन को नहीं छू सकती। केवल वे प्रवासी श्रमिक ही पॉट नूडल्स खाएंगे। जियान यी के अलावा एक और व्यक्ति था जिसने गुआन ताओ का खाना नहीं खाया, और वह यू मेंग्याओ था। वह तंबू के बाहर बैठी और रोटी खाए। उसने दूसरों की ओर नहीं देखा या मौज मस्ती में शामिल नहीं हुई। वह भावशून्य होकर वहीं बैठी रही और अकेले खाना खाती रही। छात्रों को खाना खिलाने के बाद गुआन ताओ, जियान और बाकी लोग अंततः बैठ गए और खाना शुरू कर दिया। ये सब गुआन ताओ का धन्यवाद है, किंग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। बाकियों ने सहमति में सिर हिलाया। चूल्हे का गड्ढा खोदने से लेकर आज नूडल्स पकाने तक, ये सब गुआन ताओ की वजह से था। यदि वह न होती तो शायद ये लोग भूखे मर जाते। गुआन ताओ ने इसका श्रेय नहीं लिया। जब उसने ये सुना तो मुस्कुराए और बोली, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सभी ने मिलकर कड़ी मेहनत की। मैं बस एक विचार लेकर आई। ये चीजें आपके लिए कठिन लगती हैं, लेकिन अगर सभी एक साथ काम करें तो हम इन्हें जल्दी खत्म कर सकते हैं। घटना के बाद जियान और बाकी लोग राहत महसूस करने से खुद को नहीं रोक
सके। रात में बइयुन शहर के याओची क्लब में नियन रोशनी आपस में जुड़ी हुई थी और लोग नशे में थे। वांग युनमेई ने काली ऊंची एड़ी के जूते के साथ एक स्लिम फिट महिला पेशेवर सूट पहना हुआ था। उसके लंबे लहराते बाल स्वाभाविक रूप से झड़ गए और उसकी विलो भौहें और लाल होंठ थे। वह बहादुर लग रही थी। जब वह अपने कार्यस्थल पर लौटी तो वांग युनमेई पहले से बिल्कुल अलग थीं। शक्ल सूरत से ही वह एक स्वाभिमानी रानी लगती थी। ओल्ड जी उसके हितैषी थे और पूरा जी ग्रुप उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। वांग युनमेई ने इसके बारे में लंबे समय से सोचा था। जब तक जी ग्रुप उसे नौकरी से नहीं निकालता, वह जी ग्रुप में ही रहकर काम करेगी। जैसे ही वह प्रकट हुई, एक स्टाफ सदस्य बिल लेकर दौड़ पड़ा। प्रबंधक वांग, वीआईपी नंबर 136, बॉस चेन ने छूट के लिए अनुरोध किया। ये स्टाफ सदस्य नया था और वांग युनमेई के बीमार पड़ने के बाद उसने काम शुरू किया था। मैनेजर वांग का सामना करते हुए, जो अपने मेकअप के साथ ठंडी दिखती थी और उसकी आभा असाधारण थी, वह बेवजह डर रही थी। बॉस चेन? कौन सा बॉस चेन? वांग युनमेई ने पूछा। कम से कम 80 बॉस चेन थे जो खर्च करने के लिए याओची आए थे। वह उनमें से 10 से अधिक को जानती थी। वेटर ने तुरंत कहा, ये हैचांग ग्रुप से बॉस चेन है। वह चाय की पत्तियां बेच रहा है। ये सुनकर वांग युनमेई को पता चल गया। उसने तुरंत पूछा, उसने कितना खर्च किया? वेटर ने वांग युनमेई को बिल थमाया और कहा, 173,800 युआन। वांग युनमेई ने बिल लिया और उसे देखने से पहले कहा, मैं उसे 10% की छूट दूंगा। सेक्रेड ब्लड ऑर्किड की एक बोतल भी भेजो। आप बस प्रबंधक चेन से इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कह सकते हैं। द्वारा अद्यतन। कॉम, ठीक है। वेटर ने सिर हिलाया और भागने के लिए मुड़ा। जैसे ये गया वैसे ही दूसरा आ गया। वेटर ने वांग युनमेई से कहा, प्रबंधक वांग, वीआईपी नंबर 225 ने आज रात 2 ग्रैंड स्लैम का ऑर्डर दिया। हमेशा की तरह। जब एक ग्राहक ने ग्रैंड स्लैम का ऑर्डर दिया तो याओची ने महाप्रबंधक से टोस्ट के लिए जाने को कहा। जब वांग युनमेई ने ये सुना तो उन्होंने कहा, भविष्य में ग्रैंड स्लैम टोस्ट के लिए मैनेजर जियांग की तलाश करें। मैं अब नहीं पी सकता। समझे? वेटर ने सिर हिलाया। समझ गया। मैं मैनेजर जियांग की तलाश करूंगा। ओह, मीजी। जैसे ही वेटर चला गया, इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, किसी ने पीछे से वांग युनमेई को बुलाया। मुड़कर उसने देखा कि यह किंग ग्रुप के चेयरमैन याओची का पुराना ग्राहक वांग युनमेई था। वह सॉसेज बेचता था। अध्यक्ष वांग, बहुत दिनों से नहीं मिले। वांग युनमेई ने पेशेवर मुस्कान दिखाई और चेयरमैन वांग से हाथ मिलाने के लिए तेजी से आगे बढ़े। चेयरमैन वांग ने आश्चर्य से बढ़ती खूबसूरत वांग युनमेई को देखा। बहुत समय हो गया है ना? पिछले कुछ महीनों में मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं देखा। मैंने वेटर से पूछा और उन्होंने कहा कि तुमने इस्तीफा दे दिया है। वांग युनमेई ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे हाल ही में एक बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसलिए कंपनी ने अस्थायी रूप से मेरा पद संभालने के लिए किसी को भेजा। अब जब मैं बेहतर हूँ, तो मैं वापस आ गया हूँ। चेयरमैन वांग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। ओह, आप जी ग्रुप में एक खाली पद पर हैं कुछ महीनों के लिए? उन्होंने तुम्हें इतना चेहरा दिया। यह सही है। बूढ़े मास्टर जी को मुझ पर दया आती थी और वे मेरे लिए ये पद छोड़ने को तैयार थे। वांग युनमेई ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा। चेयरमैन वांग ने विषय बदल दिया। ये कौन सी बीमारी है? क्या ये गंभीर है? आप पहले से बेहतर हो क्या? मेरी थेरेपी लगभग पूरी हो चुकी है,
लेकिन मुझे अभी भी अपने शरीर का ख्याल रखना है, खासकर शराब के साथ। मैं अब इसे छू नहीं सकता। इसलिए चेयरमैन वांग, भविष्य में मेरे लिए आपके साथ शराब पीना मुश्किल न करें, वांग युनमेई ने कहा।